हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी मैनेजमेंट सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमारे पास बचा है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तीन बस बचे हैं जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपका यूनिट 1 जितना है पूरे मैनेजमेंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लीडरशिप और मोटिवेशन जैसे टॉपिक्स को चालू करेंगे। दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे कि आपका जो सिलेबस है वो CSIR एग्ज़ाम्स के पहले मैनेजमेंट का मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल पे, और इसकी जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक भी आपको मैं डाल दूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो हाँ, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मैंने अपनी BTech NIT रायपुर से करी है। उसके बाद अभी मैं MBA अपना IIM रांची से कर रहा हूँ, और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली, जैसे कि SSC CGL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, IBACIO और CAT जैसी एग्जाम्स को मैंने निकाला है। तो चलिए बिना देरी करें हम लोग अपना लेक्चर जो है वो चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टाफिंग के बारे में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्लानिंग और डायरेक्टिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमने देख लिया था। तो अब स्टाफिंग क्या होता है? तो जब आपने कोई काम को प्लान किया, ठीक है, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब क्या होता है, जो वो काम करेगा ना दोस्तों, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट जो मैंने आपको जैसे पढ़ाया था उस टाइम, जब प्रॉपर आपने डिपार्टमेंट्स बना लिए तो उस डिपार्टमेंट्स में एक प्रॉपर वर्कर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट्स। जैसे समझ लो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, तो आपका बंदा मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। आपकी जो सेल्स ऑफिसर है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपना सेल्स को कैसे ओपन करना है, सेल्स को कैसे क्लोज करना है, सेल्स स्पीच रेडी होनी चाहिए, उसमें वो स्पेशलाइज हो, उनके प्रॉपर वर्क एक्स हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए उनका। तो ऐसे स्टाफ मेंबर्स अगर आपकी कंपनी में रहेंगे तो क्या होगा? आपकी कंपनी ग्रोथ अच्छी होगी ना? बिल्कुल होगी। आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी? बिल्कुल कमाएगी। तो इसका मतलब यही होता है, द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स। तो ये एक एसेट की तरह ही होता है दोस्तों। आपकी कंपनी कितने आगे जाएगी ना, वो डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी बहुत आगे जाएगी। तो वही है, आपको मैंने ऑलरेडी स्टेप्स अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में बताया, बट यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ। POSDC होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको छोटी सी भाषा में बोलूँ तो यही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। P से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यही होता है, स्टाफिंग का मतलब समझ गया आपको। अब दोस्तों, स्टाफिंग अगर आपकी अच्छी होती है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, कॉम्पिटेंट लोग मिलते हैं आपको दोस्तों, और कॉम्पिटेंट लोगों का होना आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई बंदा स्पेशलाइज्ड है, कोई एक अच्छे काम में उसकी स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने हायर किया है तो डेफिनेटली वो बंदा काम अच्छा करेगा। काम अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी सब बढ़ जाएगी, इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमेशा आपका सर्वाइव भी अच्छा करेगा, साथ ही साथ ग्रो भी करेगा, ठीक है। आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो, साथ में आपकी HR भी अच्छी होगी, ठीक है। और जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ का भी अच्छा होगा, उनको रिवॉर्ड्स एंड स्कीम्स मिलने चाहिए, ठीक है दोस्तों। समझ गए ये सब चीज़ें? अब देखो, अब इसमें क्या होता है, जब भी रिक्रूटमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो कौन हमें रिक्रूट करता है, कौन हमें हायर करता है? हम लोग बोलते हैं ना, HR आया हुआ है उस कंपनी का, ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। HR के क्या फंक्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ उसकी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। कुछ कुछ आपने सुना होगा ना कि हम जैसे हम लोग कंपनी प्लेसमेंट्स में बैठते हैं भाई, तो हम लोग बोलते हैं टेक्निकल इंटरव्यू, एक HR इंटरव्यू है। टेक्निकल इंटरव्यू भी आप निकाल लिए, पर HR में अगर आप फंस गए तो भी आप बाहर हो जाएंगे। तो HR का भी काम होता है भाई, HR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। HR का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो वो काम क्या होता है? सबसे पहला दोस्तों, एक चीज़ में हमेशा हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। इसमें सब लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। यार, जब भी आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स का जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो न्यूज़पेपर में लोग निकाल देते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में निकालते हैं गवर्नमेंट वाले लोग, वाया मेल्स भी आपको आ जाता है। बट जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी चाहती है कि जब भी वो कोई नोटिस निकाले ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्यों ऐसा होता है? देखो, समझ लो अगर आपके पास कुछ 5 वैकेंसी है
और सिर्फ अगर वो 5 लोगों तक पहुंचा और 5 लोग अगर आपको इंटरव्यू देने आ गए तो पाँचों को सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 5 ही पोस्ट थी आपकी और आपको अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट थी, तो 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया। बट इसमें ये गारंटी नहीं होगी कि आपको एकदम कॉम्पिटेंट बंदे मिलेंगे। पर वही अगर 5 पोस्ट है और अगर आपके पास 50 लोग आ गए तो यू हैव अ बेटर बेटर चांस कि आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन होगा, लोग बेस्ट कैंडिडेट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? सपने दिखाना, ठीक है, एकदम आसान भाषा में बोलता हूँ, सपने दिखाना, इंडिविजुअल्स कैंडिडेट्स को सपने दिखाना, वो होता है रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, जो सपने को साकार कर दिया वो सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी भाषा में समझ में आ गया। जो 50 लोग हैं वो रिक्रूटमेंट, वो जो रिक्रूटमेंट फॉर्म निकल रहा है उसमें वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ओपनिंग निकली है। सिलेक्शन मतलब उसमें जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं और जो सेलेक्ट हो गए, ठीक है, हो गया, ठीक है, मतलब जिनके सपने साकार हो गए। और ये जो है वो जिन्होंने सपने देखे, और ये होता है जिनके सपने साकार हो गए, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट होता है, ड्यूटीज़ क्या होती है, रिक्रूटमेंट होता, फिर ये पॉइंट्स है, ठीक है। फिर एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, ठीक है, बिल्कुल जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाना है, उनके जॉब्स के बारे में एनालाइज करना, कंपनसेशन डिसाइड करना कि कितनी सैलरी पे रखेंगे, उनके इंसेंटिव्स कैसे होंगे, ये सब एचआर वालों का यही काम होता है दोस्तों। उनको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से एलोकेट करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता। कोई एक एम्प्लॉई आया, हायर हो गया, बट आपको उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के नियम तो बताने होंगे, रूल्स सिखाने होंगे, उसको ट्रेन तो करना होगा कि उसका काम क्या होगा, सब कुछ तो बताना होगा, उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, तो वो भी करना आपके लिए, ठीक है। उनको बताना भाई रिलेशनशिप्स को मैनेज करना, टीम में कैसे काम करना, ग्रेवेंसेस को हैंडल करना, लेबर रिलेशनशिप को मेंटेन करना, सोशल सिक्योरिटी देना, ठीक है, और कंपनी लॉज, सब लोग कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो इंश्योर करना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों एक स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है भाई, प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो मेन जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, सबसे पहला ये अपना प्रोसेस हो गया एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कोई एक डिपार्टमेंट है, समझ लो ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है वो एनालाइज करना। ये कौन करेगा, ये आप स्टाफिंग वाला मेंबर ही कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पहला, रिक्वायरमेंट, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, हमारा ऑपरेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, क्या हमें एडिशनल लोगों की ज़रूरत है, अगर है तो प्लीज़ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर सेकंड अपना रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मैंने बताया, सपने दिखा देना। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। सपने दिखाना मतलब वही तो होता है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट लाया कि भाई हाँ हमारे यहाँ पे ओपनिंग निकली है, अप्लाई करो बच्चों, अप्लाई करो, जितने लोग को जॉब की ज़रूरत है, तो वैसा होता है, ठीक है। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, फिर जो भी अप्लाई किया हुआ है उस प्रोसेस में, उस पूल में उसको चुन लेना, मतलब जिनके सपने साकार हो गए, ये होता है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट दे देता है, फिर सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है, प्रेस्टीज बढ़ाता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उतना ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा, पीडीएफ में आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसका मतलब बस समझ लो ताकि अच्छे से। फिर होता है आपका दोस्तों प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। सेलेक्ट हो गए आप, फिर आपको एक डिपार्टमेंट में उन्होंने असाइन कर दिया, डिपार्टमेंट में डाल दिया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट बंदा ज्वाइन किया, बोलते हैं ना पहला दिन ओरिएंटेशन का दिन है, अब बताते हैं, अब कंपनी वाले उसको बताते हैं भाई ये हमारी कंपनी है, कंपनी क्या है, ये अपनी कंपनी है, हमारे ये प्रोडक्ट्स है, हमारा काम ऐसा होता है, अलाइनमेंट, वर्कर्स ऐसे है, पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, हमारी कंपनी पॉलिसीज़ रूल्स के बारे में हमें बताया जाता है, फैमिलियर करते हैं, हॉलीडेज़ के बारे में बताते हैं, कंपनसेशन के बारे में बताते हैं, हॉलीडे कंपनसेशन सब के बारे में बताया जाता है। ओवरऑल काम जो होता है वो फेमिलियराइज करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर ट्रेनिंग दी जाती है उनको, ठीक है, प्लेसमेंट हुआ, एक मिनट, प्लेसमेंट के बाद क्या करोगे आप, ट्रेनिंग दोगे डेफिनेटली, उनको आपने प्लेस कर दिया, ओरिएंटेशन बना, उनको भाई ट्रेन भी तो करना होगा आपको, बिना ट्रेनिंग के कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्या करियर होगा, ट्रेनिंग कराओ, अपॉर्चुनिटी दो उनको, एग्ज़ाम्स लो, डिपार्टमेंट में कराओ, डमी प्रोजेक्ट्स में कराओ उनको काम, ताकि उन लोग सीख जाए,
फिर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अच्छा सेल कर रहा है तो उसको अप्रेज करो, नहीं कर रहा तो भाई नहीं करो। यही तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल देन डेफिनेटली you will get the promotion, you will get the appraisal. But if you are not performing well, your rating will be down. In fact, you might be asked to leave the job, or you might be suspended or rusticated. ओके, ठीक है, ये सब भी हो सकता है। और क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल? मतलब क्या होता है? इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करेंट और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल, उसके पास में उसने परफॉर्म कैसे किया, उसने अभी अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्राफ उसका क्या अच्छा है कि ग्राफ डाउन जा रहा है। अच्छा है तो ठीक है भाई, डाउन जा रहा है तो क्यों डाउन जा रहा है, एक बार उन लोग एनालाइज भी करें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो डायरेक्ट एनालाइज भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट ले ऑफ कर देती है, ले ऑफ भी कर देती है, इसमें अप्रेजल हो जाता है। ये सब चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, ये सब चीज़ें चलती रहती है। दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। फिर उनको प्रमोट किया जाता है, उनके उनके बेसिस में उनकी करियर प्लानिंग करी जाती है। माइट भी जैसे आपका कोई बंदा है, वो इसको किसी और डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, या वो बंदा हायर स्टडीज़ पढ़ लिया है, तो होता है ना कुछ कंपनीज आपको हायर स्टडीज़ भी करा देती है। ठीक है, आपने काम किया है मैकेनिकल में, आप मैकेनिकल कंपनी का ऑपरेशन संभाल रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन संभाल रहे हो। अब आप MBA या M.Tech इन ऑप्स हो गए, तो अब इस बंदे को थोड़ी ना इंजीनियरिंग वाले काम करने हैं। अगर आपने MBA हो गए तो आपकी जो कंपनी है वो आपको अच्छी पोजीशन में पहुंचा देगी, अब करियर ग्रो करा देगी, करियर प्लान्स बनाएगी कि हम अगर आप हमारे यहाँ से 2 साल का छुट्टी लेके चले जाओ, पढ़ लो, MBA करके आ जाओ, ठीक है, और फिर हम आपको पोजीशन बढ़ा देंगे। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये सब होता है दोस्तों। प्रमोशन हो गया, कंपनसेशन डिसाइड करना भाई, कितना वेज मिला, कितना सैलरी प्लान्स क्या रहेगी, मंथली सैलरी, एनम सैलरी कितनी होगी, कितने वैकेशन आपके पेड लीव्स होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कैसी होगी, वेज के बारे में, इंसेंटिव्स के बारे में, कमीशंस, बोनसेस, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, ये होता है कंपनसेशन। अब दोस्तों अब आता है हमारा डायरेक्टिंग। पहला था अपना, आज का पहला था स्टाफिंग, ठीक है। सेकंड आता है डायरेक्टिंग। अब दोस्तों कहाँ गया डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होता है भाई? बंदे के पास 5 रास्ते हैं एक काम को अचीव करने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 रास्ते हैं, इसमें से एक प्रॉपर रास्ता निकाल के दे देना, डायरेक्शन। ये होता है डायरेक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन प्लस गाइडेंस। इंस्ट्रक्ट करना कि हाँ ऐसे काम करो, और रास्ते में गाइडेंस भी देना। तो यही होता है डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। काम कैसे करना है, किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, एक्टिविटीज़ आपको कब कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं प्रॉपर सिलेबस निकाल के आपको प्रॉपरली मैं आपको नोट दे रहा हूँ, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको गाइड कर रहा हूँ कि अच्छा हाँ आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देख लो आप चाहो तो। होटल ओनर डायरेक्टिंग इज एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट सर्टन एक्टिविटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन। कोई एक फंक्शन हो रहा है तो होटल ओनर बोल रहा है कि भाई हाँ ऐसे आपको काम करना है, ऐसे ऐसे खाना बनाना है, प्रिपेयर करना है आपको, ऐसा इस फंक्शन में ये मेन्यू है, तो इस डायरेक्शन में आपको ये खाना बनाना है, कैसे बनाओगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ डाल देना, इंग्रेडिएंट्स डाल देना, हो जाएगा। टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को डायरेक्ट कर रहा है असाइनमेंट के लिए। फिल्म डायरेक्टर डायरेक्ट करता है आर्टिस्ट को कि कैसे उन्हें एक्ट करना है। ये सब सिचुएशन होती है डायरेक्शन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द सेंस, ये एक मैनेजरियल फंक्शन है, हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो एक जो मैनेजर होता है उसको परफॉर्म करना है फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के अलावा एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए। उसको डायरेक्ट करना है अपने लोगों को, जैसे बोलते हैं मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब चीज़ें डायरेक्शन में ही आती है। तो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना है ताकि वो एक सही काम में, अपना जो नीचे वाला बंदा है वो सही काम कर रहा है कि नहीं भाई, क्योंकि अगर आप सही काम नहीं करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। तो ये सब जब डाउन होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, ये सब कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो डायरेक्शन रहता है, डायरेक्टिंग होता है, वो हर एक लेवल में होती है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल नहीं, टॉप, मिडल, बॉटम, हर एक लेवल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे वो टॉप के लिए भी वही एप्लीकेबल होगा, मिडिल में भी वही एप्लीकेबल होगा, बॉटम में भी वही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल ही नहीं, क्योंकि जब आप देखते होंगे दोस्तों, जो छोटे छोटे ऑपरेशंस पे परफॉर्म होते हैं उनका भी एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर होता है, वो डायरेक्ट करता है। एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप एक, मैं हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मेरी नौकरी भी ऐसा ऐसा एरिया सेल्स मैनेजर लगी है। अगर एएसएम जो होता है, एएसएम के अंदर काफ़ी सारे टीएसओ होते हैं। ठीक है, टीएसओ, उसके नीचे एसओ होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव होते हैं। एएसएम के आरएसएम, रीजनल सेल्स मैनेजर होता है। रीजनल सेल्स मैनेजर के ऊपर अपने पूरे कंट्री सेल्स मैनेजर होता है। तो कंट्री सेल्स मैनेजर बोलेगा भाई आरएसएम्स को, जितने भी रीजन्स के अलग अलग मैनेजर्स है, स्टेट मैनेजर्स है, रीजन्स के मैनेजर्स है, कि भाई देखो आपके इसमें इतना हमें सेल्स चाहिए। वो डायरेक्ट करेगा एएसएम को कि भाई हमें आपके एरिया से इतना इतना सेल्स चाहिए। उसके अंदर काफ़ी सारे एएसएम्स होते हैं, हर एक एएसएम्स के अंदर टेरिटरी सेल्स ऑफिसर्स होते हैं। उन लोग को वो गाइड करता है कि आपकी टेरिटरी में हमें इतना सेल्स चाहिए, तभी हम लोग इसका जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। टीएसओ जो होते हैं वो अपने सेल्स ऑफिसर को बोलते हैं कि भाई जाके इतना सामान बेच के आओ आज। ठीक है, वो अपने एग्जीक्यूटिव के साथ जाते हैं, उन सामान बेच के आते हैं, मार्केट विजिट करके आते हैं। तो हर एक सेगमेंट में दोस्तों डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, और टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट रिलेशंस एग्जिस्ट। इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, तो डायरेक्शन हर लेवल में होता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज मैं डायरेक्ट कर दे कल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको हर दिन ये प्रोसेस करना होता है। ये कंटिन्यूस साइकिल वाला प्रोसेस, साइक्लिक प्लस कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको हमेशा इसको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। फिर डायरेक्शन जो होता है वो टॉप से बॉटम आता है। ठीक है, टॉप से बॉटम देखो, यहाँ पे भी देखो, सीएसएम आपका आरएसएम को गाइड किया, आरएसएम एएसएम को किया, एएसएम टीएसओ को किया। मतलब पूरा एक टारगेट बना हुआ था, फिर आप उस टारगेट को नीचे 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 करते करते आप एक्सप्लोर करते रहे। ठीक है, जाते रहे, डीप में जाते रहे। तो मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। फर्स्ट इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? पहला वाला, इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, आपका कोई एक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जैसे समझ लो आपको आरबीआई ग्रेड बी या सीएसआईआर निकालना है। ठीक है, प्लस सीएसआईआर जो भी आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इसको डायरेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के चले गए। एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो आप तो कर ही रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग किया, लेकिन उसको एक डायरेक्शन अगर आप नहीं बनाए तो क्या करोगे? आप अचीव कर पाओगे अपना रिजल्ट? नहीं कर पाओगे। तो वही होता है कि एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अगर आपको अचीव करना है तो एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। फिर डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो क्या होता है, हर एक एम्प्लॉयज़ जो होता है ना, ठीक है, वो ऑटोनॉमस बॉडी एक होती है। अगर आपने उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन बता दिया कि हमें हाँ इसी रास्ते में चलना है, तो ये भी उसी रास्ते में चलेगा, ये भी उसी रास्ते में चलेगा, ये भी उसी रास्ते में, 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 और ये भी उसी रास्ते में चलेगा। सब लोग अब एक ही रास्ते में चल रहे हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं। तो जो एफर्ट्स है ना वो कंबाइन हो जाएंगे। इंडिविजुअल एफर्ट्स को आपका कंबाइन हो गए और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस आपकी और अच्छी हो जाती है। गोल्स आप अचीव कर देते हो। ठीक है, एग्जांपल दे दिया, मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज। तो लीडरशिप भी एक टाइप का डायरेक्शन है। लीडरशिप, मोटिवेशन सब इसी में आते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को वो गाइड करता है, उनका पोटेंशियल निकलवाता है, कैपेबिलिटीज निकालता है बाय मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन और इफेक्टिव लीडरशिप, ये दोनों डायरेक्शन की बात जब आती है ना दोस्तों, तो मोटिवेशन,
लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप जब डायरेक्ट कर रहे होंगे किसी को, प्रॉपर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज एम्प्लॉयज won't get motivated every day. They also require something to get motivated. So you can either motivate them by providing them incentives for the good work which they are doing, or by providing a good lecture which I am giving. So ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो ये मोटिवेशन आप कैसे भी कर सकते हो. और एक प्रॉपर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, लीडरशिप क्वालिटी बहुत क्रूशियल होती है. एक अच्छा लीडर जब होता है ना, तो वो जानता है कि अपने एम्प्लॉय से काम कैसे कराना है, कैसे उसका बेस्ट निकलवाना है. मैं हमेशा जब भी लीडरशिप की बात आती है तो मैं हमेशा एग्जांपल एमएसडी का देता हूँ. चाहे टीम कैसी भी हो दोस्तों, ही नोज हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स, को पता होता है. ठीक है, तो वैसा होता है. और फिर अपना था डायरेक्टिंग फैसिलिटीज इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो फैसिलिटी वो करता है आपका जो भी चेंजेस होता है ना, समझ लो अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो उसके बेसिस पे भी आप डायरेक्ट करते हो. चेंज काफ़ी होता है ना, क्या बोलते हैं, चेंज बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ होती है. चेंज इज़ क्वाइट अनकंफर्टेबल. मैं बोलूँगा फर्स्ट बेंच वाले आप लास्ट में चले जाओ, लास्ट बेंच वाले आप फर्स्ट में चला जाओ, आपको वो भी अच्छा ही लगेगा. ये आप कंफर्टेबल हो जाते हो. चेंज कोई नहीं होना चाहता भाई. आप अपने लाइफ में एक प्रॉपर टास्क आपको मिल रहा है, आपको असाइन हो गया और आप खुश हो गए हो. उसके बाद अगर मैं कहूँ कि यार चेंज कर लो, आई डोंट थिंक यू वुड लाइक टू चेंज. बट if you want to change, like if I want something to be changed, so I have to properly direct so that the change can be facilitated. तो डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्टिंग जो होती है वो करता है. अगर आपको चेंज भी इंट्रोड्यूस कराना है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी डेफिनेटली अच्छी डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्टिंग अच्छी होनी चाहिए. तो कम्युनिकेशन भी आ गया, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप. मैं बोला ना डायरेक्टिंग जब भी आता है ना दोस्तों, दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर योर डायरेक्टिंग. ठीक है, चलेगा. फिर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी और बैलेंस लाता है, बिल्कुल. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. ये सब जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये हमारे आने वाले लेक्चर्स में है. ठीक है, ये इसका बहुत डीप टॉपिक्स है, इसकी काफ़ी सारी थ्योरीज है. बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको मैं थ्योरीज पढ़ाऊँगा. यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, बट हाँ आने वाले टाइम में अच्छे से पढ़ेंगे. अभी फंक्शंस में थे तो ये प्रॉपर फंक्शन आपका डायरेक्टिंग भी इससे कंप्लीट हो जाता है. ठीक है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल मत लेना. आई नो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और इस वीडियो के एंड तक आपको कंट्रोलिंग भी समझ में आ जाएगा. तो आज अपना यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. कुछ भी डाउट हो डाउट सेक्शन में लिखिए. टेलीग्राम लिंक मैं दूंगा, टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन करना, वहाँ से PDF आप ले सकते हो. आती है कंट्रोलिंग. ठीक है, कंट्रोलिंग. आपने कैसा काम किया, अभी क्या चल रहा है, कैसा काम किया, क्या चल रहा है. अगर आपने अच्छा किया तो अच्छी बात है, गंदा किया तो क्या चीज़ गंदा हो गया आपके साथ, क्यों ऐसा हुआ. समझ लो अगर आपने RBI ग्रेड भी है जैसे आपका, और क्या है अपना CSIR, इसके मॉक टेस्ट है. मॉक टेस्ट दिया आपने 1 मंथ पहले और आज एक मॉक टेस्ट लगाया. बिफोर 1 मंथ था और आज एक आपने लगाया. इसका परसेंटाइल देखा, इसका परसेंटाइल देखा. ग्राफ अगर आपका ऐसे है तो चलो आपने बताया कि हाँ, इस परसेंटाइल से देख के आपने कुछ फैक्टर्स निकाले कि मेरी जीके अच्छी नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है. ठीक है, नॉलेज कम है, रीडिंग हैबिट कम है, स्लो हूँ मैं, हैबिट नहीं है, टाइमर से डर लगता है. सब आपने एनालाइज किया, उस फैक्टर्स पे आपने ध्यान दिया, फिर कुछ फैक्टर्स को आपने चेंज किया और अब उस फैक्टर से हमारा मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो गया. आपने क्या किया ऐसा, आपने फैक्टर्स निकाले, कंट्रोलिंग किया आपने. कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजर. इन ऑर्डर टू सीक प्लान्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, अ मैनेजर नीड्स टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सब. If you want to extract the results from your employees, then definitely controlling plays a crucial role. It's the last step, but it is not the least. तो वही है, कंट्रोलिंग इंडिस्पेंसिबल पार्ट है दोस्तों, नेवर एंडिंग पार्ट है ये. विदाउट कंट्रोल ऑफ बेस्ट ऑफ द प्लान्स कैन गो. अच्छे प्लान्स भी खराब हो जाते हैं अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है.
किस चीज़ में कितना नमक डालना है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। खाने में अगर ज़्यादा नमक भी हो गया ना तो खाना बेकार हो जाता है, और खाने में कम नमक भी बेकार लगता है। तो खाने में नमक सेम होना चाहिए, स्पाइसेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका तभी तो टेस्ट बना रहता है। वैसा ही इसमें भी है। कंट्रोलिंग को भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत कंट्रोल कर दिया, आपने ऑटोनॉमी ही छीन ली एम्प्लॉय की, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल करो, फैक्टर्स देखो, लेकिन एक प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंट्रोल करो। कितना कंट्रोल करना है वो आपको पता होना चाहिए। फैक्टर को एनालाइज करो, डेटा से सेट्स निकालो, क्या क्या हुआ है, ट्रेंड्स पढ़ो अपने, है ना। अकम्पलिशिंग, अब देखो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, तो कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रोग्रेस है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ब्रिंग्स लाइट द डेविएशंस, ठीक है। बताता है कहाँ कहाँ से आप डेविएट हो रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में मदद करता है। फिर आपकी स्टैंडर्ड एक्यूरेसी मेंटेन करने में, गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई स्टैंडर्ड सेट्स आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, स्टैंडर्ड सेट किया है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, या उसमें कुछ रिवीजन की ज़रूरत है। हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, क्या ये ज़्यादा ही है, हमने 70% का सेल्स बनाया, लेकिन वो मार्केट की कैपेसिटी नहीं है आपकी। मार्केट की कैपेसिटी सिर्फ 40% की मैक्सिमम है, और आपने 70% ऑब्जेक्टिव रखा है। तो बताओ क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो वही अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने में भी फिर हेल्प करता है, बताता है कि स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए हैं वो सही है कि नहीं। फिर मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग जब आप निकालते हो, कंट्रोलिंग करते हो, तो अपने रिसोर्सेज को काफ़ी एफिशिएंट वे से आपको यूटिलाइज करना भी सिखा देता है। फोर्थ है अपना एम्प्लॉय का मोटिवेशन को इम्प्रूव करना। कंट्रोल सिस्टम जब होता है तो उनको पता होता है कि उन्हें करना क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स क्या है, किस बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस मेजर होगी। तो उन लोग ऑलरेडी उन लोग मोटिवेट होते हैं कि अच्छा हमें इतना काम करना है ताकि हमें इतने इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, ठीक है। फिर डिसिप्लिन भी मेंटेन करता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करता है। फिर कोऑर्डिनेशन भी डेफिनेटली ये करता है। तो यही कुछ फैक्टर्स है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलिंग भी खत्म होता है, इसके साथ हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों हमें आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ आपने वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप बताइए कि कुछ भी सजेशंस होंगे, डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर दी सजेशंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें उतना नहीं है। हम डेफिनेटली आप लोग के लिए इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका इस बार सारा जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने ज़िंदगी में गोल्स रखा है, वो सब कुछ आप एकम्प्लिश करो लाइफ में। और इस चैनल को ज़रूर अपना प्यार देते रहिए दोस्तों, अपना लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका प्यार ही है। बोलते हैं ना, जैसे अभी आपने पढ़ा, मोटिवेशन किस में आता है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई जब मोटिवेशन हमें आता है ना, तभी तो हमें भी और वीडियोस लाने का मन करता है। अगर आप देखोगे नहीं तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आएगा, बट अगर आप देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपना कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अच्छा सर, अच्छा लग रहा है हमें, तो हमें भी मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है दोस्तों। इतना मेहनत लगता है यार, आईएएम में पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं, इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है हम लोग का, बट स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ मैनेज हो, आप लोग एग्ज़ाम्स हम अच्छे से दे पाए, आप लोग अचीव करो जो भी करना चाहते हो। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, तब तक ले गुड बाय।